उनकी क्लास। सर कल जल्दी क्लास ले लोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। बेटा कल जल्दी के लिए तो देखो वो देखना ही पड़ेगा, क्या बोलते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, अगर टाइम टेबल में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो ऑब्वियस है ना, फिर किया जा सकता है। मैं बात कर लूंगा सर से, ठीक है। तो देखो भाई सर अब तो छुट्टियां ही पड़ गई हैं तो सुबह हो सकती है आराम से। मैं हर्षित सर से बात करता हूँ बेटा कि अगर आपकी छुट्टियां पड़ गई हैं तो सुबह से, अगर बाकी सबकी भी छुट्टियां पड़ गई हैं क्या, ये बताइए। सर वही दिल्ली में ऐलान हो गया अब तो ऑर्डर। पूरे दिल्ली में हो चुका है तो ठीक है, और हिमाचल वाले बच्चे भी हैं हमारे पास। हिमाचल वाले यहाँ नहीं है सर, मतलब वो तो दूसरे बैच में। ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो फिर अगर ऐसा हो गया, मैं हर्षित सर से बात करता हूँ और आगे बात करते हैं हमारी टीम वालों से कि अगर सारों का तो टाइम टेबल चेंज कर देंगे, नो वरी। ठीक है, तो आज हम 8 बजे तक क्लास लेंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। देखिए जरा, जनरल रेट टुवर्ड एनएआर। भाई हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे थे, याद होगा लास्ट टॉपिक हमारा, तो मैं उसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब C डबल बॉन्ड O है और कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O जब भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, एक बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल इसके कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन इन द सेंस क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ से निकलेगा कुछ नहीं, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी, दोनों में कुछ दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर अब एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड, बेटा कुछ बोल रहे हो कोई? आकाश बेटा माइक ऑफ रखिए, अगर आपको बोलना, पीछे से बैकग्राउंड साउंड आता है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो देखिए एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन के मुकाबले, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसका रीजन क्या होता है अभी, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? एल्डिहाइड के पास होता है अकेला हाइड्रोजन, कीटोन के पास दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, तो इस वजह से यहाँ सर से नाम से तो उल्टा ही लिखा है इन्होंने, डायग्राम हाँ में उल्टा वो नाम कोई है। बात नहीं, यहाँ से अटैक करना आसान होता है। चलो हम इसको एरो कर देते हैं, है ना। यहाँ से अटैक करना आसान होता है, दैट इज व्हाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। उसके बाद में अब एलिफेटिक एरोमेटिक भी होते हैं। एलिफेटिक मतलब सिंपल वाले एल्डिहाइड जिसमें कोई बेंजीन रिंग वगैरह नहीं होगी, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होंगे, बेंजीन रिंग के इफेक्ट की वजह से वो कम रिएक्टिव हो जाते हैं। वजह, C डबल बॉन्ड इधर से अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये डबल बॉन्ड, बेंजीन का डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए। जिससे क्या होता है, यानी बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है, तो इसका मतलब इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जब घट गया, इसके ऊपर अटैक होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा, बेंजीन का स्टेरिक हिंड्रेंस भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। फिर उसके बाद में एलिफेटिक कीटोन है। एलिफेटिक कीटोन मतलब सिंपल चेन वाले कीटोन, और सिंपल एरोमेटिक चेन, सबसे लास्ट में आएगा बेंजीन एरोमेटिक, रिंग हो जिसमें। हाँ बेंजीन रिंग होगी उसमें डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्डर चलता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन नहीं होता। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? ठीक है, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। अब भी रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री देखिएगा। ये सारी रिएक्शनें इसी बेस पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेस पर बहुत सारी रिएक्शनें होने वाली है। एल्डोल कंडेंसेशन भी इसी बेस पर होने वाली है, ठीक है। तो आगे देखिए जरा, इसमें अब हम बात करते हैं स्टीरियो की। स्टीरियो का मतलब ये किस तरफ एनेंशियोमर कैसे बनेंगे, किस तरह से बनेंगे। तो यहाँ हमें एक एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है, ठीक है। ये एल्डिहाइड या कीटोन है, वैसे तो ये कीटोन है, आपको सही नजर आएगा, बट हम इसे एल्डिहाइड भी मान सकते हैं कि अगर यहाँ R की जगह H हो तो, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ने देखो डायरेक्ट कहाँ अटैक किया, इस तरफ अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। या न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करे या ऊपर से अटैक करे, ठीक है। तो ऊपर से अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया, नीचे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया। ये दोनों समझ में आ रहे हैं सबको? यस सर। हाँ, फिर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल भाई वो तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो दोनों क्या बनेंगे, एनेंशियोमर बनेंगे। यानी यहाँ पर भी एनेंशियोमर बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि अटैक किसी भी साइड से हो सकता है। ये समझ में आ गया भाई? तो मिरर इमेज टू ईच अदर होंगे, एनेंशियोमर बनाएगा। अब सर एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर क्या होते हैं? नॉन स्टीरियो के सुपर नॉन सुपर इम्पोसिबल, मतलब ये समझ लो। चलो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, वो अलग अलग होते हैं एक तरीके से। हाँ, कार्बन के अंदर सपोज दैट कार्बन, ब्रोमीन, इस तरह से मैं 4 चीजें लगा देता हूँ। तो अगर मैं इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल बनाऊं, जैसे हमारे हाथों के या पैरों के जूते होते हैं, है ना, तो ये मान लो लेफ्ट जूता है,
लेफ्ट। सर तो जस्ट पाने भी होते हैं हाथों में। दूसरे वाला जब मैं मिरर में देखता हूँ तो मुझे राइट जूता नजर आएगा, लेफ्ट नहीं नजर आएगा। पता है ये सबको, है ना? मिरर के अंदर मुझे राइट Yes, sir. जूता नजर आने वाला है। क्यों राइट नजर आएगा भाई? Lateral मिरर में inversion. आपको अक्षर भी उल्टे नजर आते हैं। नोटबुक में कुछ लिख लीजिए और उसके बाद मिरर के अंदर देखिएगा तो आपको अक्षर उल्टे नजर आते हैं। ये उल्टा बन गया, यानी अपोजिट बन गया ये वाला। अगर ऐसे वाला मॉलिक्यूल, यानी ये अगर मैं लेफ्ट जूता, लेफ्ट शूज है तो वो राइट वाला शूज बन जाएगा। कमाल ये है। ये समझ में आया भी सबको? यही होता है एनेंशियोमर। यानी कि दो आपके पैरों के दो शूज, एक लेफ्ट पैर का एक राइट पैर का है, वो दोनों दिखने में सेम है लेकिन वो मिरर इमेज है एक दूसरे की। अगर उनके बीच में मिरर रख दो तो लेफ्ट जूते के अंदर अगर आप देखोगे मिरर के अंदर तो वो राइट जूता नजर आएगा। अगर राइट वाले जूते को मिरर के सामने रखोगे तो मिरर के अंदर लेफ्ट वाला जूता नजर आएगा। राइट और लेफ्ट दोनों जूते एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना, दोनों शूज एग्जिस्ट करते हैं। और वो दोनों शूज एक दूसरे में परफेक्टली एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सुपर इम्पोजेबल मतलब आप क्या उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो? फिट, परफेक्ट फिट नहीं। वो शॉप वाले देखे वो उल्टा करके जूता फिर फिट करते हैं, एक जैसा नहीं फिट करते ना। यस सर। स्टैक नहीं लगा सकते Yes, sir. चीजों को। स्टैक लगाने का मतलब होता है कि एक चौरस चीज है बिल्कुल, इसके ऊपर एक और चौरस चीज मैंने रख दी, इसके ऊपर एक और चौरस चीज मैंने रख दी, इसके ऊपर एक और चौरस चीज मैंने रख दी, ऐसे इनका स्टैक लग जाता है। ठीक है, और ये बिल्कुल ऊपर तक, कितना मर्जी ऊपर तक ले जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर एक चीज अपोजिट है, जैसे मान लो बी है तो दूसरा बी यहां पर है, आप इस बी को इस बी के ऊपर रख रहे हो, आपको लगेगा ये तो परफेक्टली आ जाएगा, ये बी आएगा, लेकिन क्या शूज आ जाएगा? क्या शूज? सोचो जरा। शूज, एक शूज मान लो कि कुछ इस तरह से ये डिजाइन होता है एक शूज का, ठीक है? अब मुझे शूज बनाना नहीं आता है ना, ऐसा कुछ शूज होता है। अब दूसरा शूज मैं कह दूं कि ये भी ऐसा कुछ है तो ये तो सेम ही शूज हो गए। बट अगर मैं इसका अपोजिट शूज बनाऊं तो, यानी कि एक मैंने कुछ ऐसा शूज बी बना दिया, दूसरा भी ऐसा है। अब आप कहोगे तो घुमा के बना देंगे सर, तो भाई शूज को उल्टा करोगे तो जो नीचे वाली चीज है, जो फीता है उसका, वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, पार्ट वो तो उल्टा हो गया, और ये वाला तो सीधा शूज है, फिट नहीं आ सकता, है ना? जो चीजें फिट नहीं आती लेकिन दिखती एक जैसी हैं, लेफ्ट राइट जैसी, उनको बोलते हैं एनेंशियोमर। उनमें चीजें सेम होती हैं, सेम जैसे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ओई है, ओई है, आर डैश है, आर डैश है, आर है, आर है, सारे स्पेयर पार्ट तो सेम है, कार्बन कार्बन भी सेम है। स्पेयर पार्ट सेम होने के बावजूद वो चीजें एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आती हैं, ऐसी चीजों को एनेंशियोमर कहते हैं। ये स्टीरियोआइसोमर होते हैं। क्लियर है बेटा? सर ये रेसमिक मिक्सचर पूरा बनता है पार्शियल बनता है? डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। जनरली जो है वो अगर सारी कंडीशनें सेम सी हैं, सब कुछ सेम है, तो पूरा भी बन सकता है, वरना पार्शियल बनता होता है। एक कोई एक जो है ना, इसको बोलते हैं एनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है? कोई एक शूज ज्यादा बन रहा है, दूसरा कम बन रहा है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? मैंने इसके लिए ना एक डेफिनेशन दी थी, किसी को याद है कि हम स्टीरियो आइसोमर और दूसरा पोजीशन आइसोमर में क्या डिफरेंस दिखा सकते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में मेन डिफरेंस क्या होता है? याद है किसी को? एक लाइन थी वो सर उसमें मतलब आपने मॉलिक्यूल की पोजीशन के बारे में बताया था कि सर, पोजीशन चेंज होती है। एक में सर स्ट्रक्चरल आइसोमर में बॉन्ड कार्बन एक ही कार्बन पे मतलब रहता है और उसमें कार्बन बदल। कनेक्टिविटी, मैंने एक वर्ड बोला था कनेक्टिविटी, याद रखो यार, काफी दिन हो गए हैं, 2 बार बता दिया, तीसरी बार बता रहा हूँ। सर मुझे कार्बन वाले से याद हो गया था कनेक्टिविटी, इसलिए कार्बन से याद रखिए, दैट इज गुड। कनेक्टिविटी स्टीरियो आइसोमर में कनेक्टिविटी सभी एटम्स की, जो डिफरेंट एटम्स हैं उनकी कनेक्टिविटी कार्बन के साथ ही होगी। देखो सबकी कनेक्टिविटी कार्बन के साथ है, तो इनका स्पेस उल्टा सीधा है। लेकिन स्ट्रक्चरल वाले में क्या होगा? कनेक्टिव कार्बन, जिससे जो जुड़ रहा है ना वो कार्बन ही बदल जाएगा, वो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? याद रहेगा? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? आकाश बेटा कुछ बोल रहे हो? ठीक, सॉरी सर माइक। ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ पर रिएक्शन विद HCN एंड OH नेगेटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब देखो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया, तो उस मैकेनिज्म के बेस पर हम सारे के सारे ये आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। H पॉजिटिव आयन, साइनाइड नेगेटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन तो H को ले जाएगा, पानी बना देगा, है ना? साइनाइड नेगेटिव आ गया। प्योर HCN रेट सो रिएक्शन इज बेस कैटालाइज्ड। प्योर का जो एक्शन होता है वो स्लो होता है, इसलिए इसको बेस से कैटालाइज करते हैं। ये कॉमन सी चीज है, बेस इसमें डाला जाता है जनरली। अब होता क्या है,
साइनाइड जो है वो सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा, सी डबल बॉन्ड और इधर से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। अब इनका मैकेनिज्म में ना सीधे मैकेनिज्म जैसे आपको दिखा रखे हैं, दीज आर नॉट मैकेनिज्म, ये तो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैकेनिज्म को आप एरो करके ही डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव और साइनाइड यहाँ जुड़ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है। Yes, sir. अब इसके बाद पानी अटैक करता है तो वाटर का H पॉजिटिव आयन यहाँ अटैक करेगा और OH नेगेटिव आयन, जैसा कि तो ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया, प्लस में OH नेगेटिव आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि बेस कैटलाइज्ड है। कैटलाइज्ड का मतलब बेस इसको कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो बेस यहाँ से बाहर निकल गया। यस, क्लियर है सबको? हाँ भाई, साइनोहाइड्रिन बनता है इस रिएक्शन के अंदर, याद रख लेना। और ये बेस कैटलाइज्ड होती है, साइनोहाइड्रिन बनेगा HCN के साथ रिएक्शन। HCN वो गैस है जो हम KCN जहर खाते हैं, जब भी जो भी खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं, तो जो KCN जहर खाता है तो उस टाइम पर उसके पेट में जाकर स्टमक के अंदर HCN HCl से रिएक्शन कर KCN HCl से रिएक्शन करता है और HCN गैस बनाता है। ये गैस है जो हमें मार डालती है, दैट इज द गैस, ठीक है। एसिडिक होती है ना, तो जो HCN होता है एक एसिड की तरह काम करता है। HCN एसिड की तरह काम नहीं कर रहा बेटा, KCN एसिड के साथ मिलकर HCN बनाता है। HCN वैसे हल्का एसिडिक होता है, बट HCl सब वीक एसिडिक होता है ना, तो वीक एसिडिक। तो इसको HCl ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं मानते जबकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी है? ये बेटा इनऑर्गेनिक, क्योंकि एसिडिक बिहेव दिखाता है। साइनाइड जो वो एसिडिक बिहेव दिखा रहा है, एसिड जो वो इनऑर्गेनिक एसिड होगा, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये खाने के लिए भी नहीं है और ये किसी चीज में पाया भी नहीं जाता, ठीक है। और इसके बॉन्ड जो है वो आयनिक होते हैं, कोवेलेंट नहीं है सारे, है ना। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑर्गेनिक है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड मानते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मतलब कंट्रोवर्सी टाइप जो में होती KCN गैस है इसे हम हम्म। न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? कौन सा प्रोडक्ट डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा? HCN होती है गैस, ये गैस होता है। KCN जो है पोटेशियम साइनाइड है, ये साल्ट होता है, ठीक है। जब ये साल्ट हमारे HCl स्टमक के HCl से रिएक्शन करता है तो ये HCN बना देता है, खाया ये जाता है, ये साल्ट ये इसके साथ रिएक्शन करके ये बना देता है, और यही वो इंसान गैस मरता HCN से होगा ना? HCN के कारण ये गैस ही मारती है बेटा, यही दम घोटू होती है, ये पता नहीं सेल्स के साथ में जाके क्या करती है, आई डोंट नो। तो इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सर हम किसी कंपाउंड को दोबारा खा अगर के? किसी नहीं, देखो अगर किसी के स्टमक में एसिड बनता ही ना हो, ना के बराबर बनता हो, वो KCN खा ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमाल की बात ये है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है बट ऐसा है। तो अगर ये चला जाए ना, इसके एंटीडोज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, एंटीडोज भी आते हैं। एक लड़के ने खा लिया था बेंगलोर के अंदर, उसका इलाज हुआ था एक हॉस्पिटल में, इसका एंटीडोज था और बच गया, उसने थोड़े अमाउंट में खाया था तो बच गया था। तो एंटीडोज हैं, लेकिन हल्का से अमाउंट में खाओ, तो थोड़ा सा भी ज्यादा खा लिया भाई, KCN 1 ग्राम KCN से 1 ग्राम से 3 लोगों को मारा जा सकता है। सोच लो, 300 लगभग 333 mg से मिलीग्राम से एक आदमी मर सकता है। तो आपने अगर 1 ग्राम खा लिया फिर तो कोई नहीं बचा सकता। सर आगे मत बताओ सर आगे मत बताओ। सर चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये दुकान में सिर्फ सूंघा था क्या जो बच गया? आपने बोला 1 ग्राम से 3 मत, उसमें सूंघ सिर्फ चाटा था नमक की तरह। सर ऐसे तो सब जगह नहीं मिलता होगा ना ये? भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ था, अखबार में आई थी ये खबर, ठीक है, और उसको कहाँ से मिला था मुझे ये भी पता है कि उसको कहाँ से मिला था ये। लेकिन एक सर आगे मत बात ये बताओ है, सर ठीक है नहीं बता रहा, हम अपना टॉपिक पर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद फॉर्म रेसमिक मिक्सचर। अब बताओ भी रेसमिक मिक्सचर कौन बनाएगा? अगर इसके साथ साइनाइड जोड़ता हूँ, दोनों हाइड्रोजन सेम है, चारों एटम अलग होने चाहिए, तो ये तो रेसमिक मिक्सचर क्या, ये तो एनेंशियोमर ही नहीं बनाएगा। सर रिटेंशन और इन्वर्जन होएगा। इसके अंदर अगर साइनाइड जोड़ता हूँ, देखो साइनाइड जुड़ गया, H जुड़ गया, कायरल है, H जुड़ जाएगा, ये बनाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें भी अगर साइनाइड जोड़ता हूँ, 2 pH हैं, को कार्बन के नहीं बनाएगा। चारों तरफ जो एटम जुड़ेंगे वो सब अलग होने चाहिए लास्ट में, तभी एनेंशियोमर बनते हैं। यहाँ पर भी 2 CH3 है, ये भी नहीं बनाएगा। तो ओनली दिस वन विल मेक, सेकंड विल मेक द प्रोडक्ट हैज कायरल कार्बन। यानी कायरल कार्बन का मतलब जिसके चारों एटम्स अलग हों, जनरली जिसके चारों एटम अलग हों वो कायरल कार्बन होता है, ठीक है। एलीन भी बना देती हैं, उनमें एटम्स के चारों तरफ डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के चारों तरफ, तो उसमें अलग ना होते हुए भी एलीन भी एनेंशियोमर बनाती है, इसलिए जनरल वर्ड यूज किया गया। जनरली क्या होता है, कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको? सर हाँ बेटा। सर साइनाइड जो होता है वो मोस्टली एडिशन प्रेफर करता है सब्स्टिट्यूशन?
यहाँ पर तो एडिशन हो रहा है बेटा, साइनाइड नहीं सर, एडिशन अगर हम कोई ऐसे कंपाउंड ले जिसमें कीटोन भी हो और अल्कोहल भी हो, तो वो अल्कोहल को रिप्लेस करेगा या ऐड होगा कंपाउंड में? जिसमें कीटोन भी हो, ठीक है, और कौन सा अल्कोहल हो, ROH, अल्कोहल के साथ में HCN क्या रिएक्शन करेगा? सर वो H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा, OH यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो भाई ये डिपेंड करेगा कि साइनाइड, ये HCN जो है डेफिनेटली इसके साथ रिएक्शन, कीटोन के साथ रिएक्शन करना ज्यादा प्रेफर करेगा, वहां पर उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ज्यादा हेल्प मिलती है। इसको उड़ाने के लिए H पॉजिटिव आयन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये एसिड भी वीक है, और साइनाइड फिर R पर अटैक करेगा, R और OH का O का बॉन्ड जो वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, तो इसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो डेफिनेटली पहले वो उसको प्रेफर करेगा, बाद में दूसरा मैकेनिज्म वो बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अगर हीट कर दे तो हीट कर दे बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ऑलवेज डिफरेंट होता है काइनेटिक प्रोडक्ट से, उल्टा भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है, एवरीथिंग एल्स पॉसिबल है। मैंने लास्ट रिएक्शन उसमें भी बताया था लेक्चर में कि भाई हम हीट कर दें या कंडीशनें बदल दें तो कुछ और हो सकता है। जनरल कंडीशंस में जनरल बिहेव से जनरल रिएक्शन को देखा जाता है और वही हम याद करते हैं, ठीक है। आगे देखिए रिएक्शन विद NaHSO3। अब NaHSO3 भी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड भी बोल सकते हो, सोडियम बाइसल्फाइड भी बोल सकते हैं। क्या काम करेगा इसमें? अब मेरे को सबसे पहले ये बताओ, NaHSO3 के अंदर ये कैसे टूटेगा? सबसे पहले इसमें क्या अलग होगा? H पॉजिटिव आयन अलग होगा, सर Na अलग हो जाएगा, सबसे पहले Na अलग होने वाला है और सल्फर HSO4 बनेगा पॉजिटिव चार्ज, SO3 और SO3 और H इसके साथ ही जुड़ा होता है सल्फर और एक ऑक्सीजन के साथ, तो HSO3 कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? सर माइनस होगा। सल्फर पे सर माइनस, माइनस होएगा ना, क्योंकि एक तो छोड़ दिया। माइनस होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो गलती से लग गया, ठीक है। तो ये कुछ सल्फर के ऊपर आएगा माइनस, सल्फर पर माइनस होता है, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, तो यानी सबसे पहले ये क्या होता है? ये स्पेक्टेटर आयन होता है, जैसा हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों को 2-4 दिन पहले करवाया था। स्पेक्टेटर आयन मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बाहर रहता है, ठीक है, बाहर से देखता है। तो स्पेक्टेटर आयन क्या करता है भाई? SO3H क्या करेगा? नेगेटिव आयन है डेफिनेटली, ये SO3H जो है ये अटैक करता है यहाँ पर, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O पर अटैक करता है। मैं इसको यहाँ अटैक करता हुआ दिखाता हूँ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो जो सोडियम पॉजिटिव है इसके साथ जाके चिपक जाएगा, जस्ट ये इसके साथ चिपका हुआ है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट नहीं है, याद रहेगा, ठीक है। देखो हर रिएक्शन में अब ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म आ रहा है, हर रिएक्शन का एक ही मैकेनिज्म बार बार फॉलो हो रहा है, तो ये आपके दिमाग में ना रट जाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा ही होता है मैकेनिज्म, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसी में, तो OH यहाँ पर जुड़ गया, कैसे जुड़ा? H ट्रांसफर होता है। अब ये क्या काम कर रहा है देखो जरा ध्यान से, ये एसिड है ना, ये तो एसिड है HSO3 और ये साल्ट है, समझ में आ रहा है? तो एसिड अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है, इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया और साल्ट का Na पॉजिटिव तो बाहर फिरता रहता है सॉल्यूशन में, तो H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन नेगेटिव जल्दी एक्सेप्ट करेगा, इसने एक्सेप्ट कर लिया, और जो Na पॉजिटिव था वो सॉल्यूशन के अंदर जो घूम रहा है वो इसके साथ कभी कभी चिपक जाया करेगा, तो यानी ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा एप्लीकेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता रहता है, हालांकि दोनों फॉर्म्स रहती हैं, बट याद रखना ये वाला ज्यादा प्रेफर्ड है। क्लियर है? यस सर। व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट, यस, याद रहेगा बेटा सबको? यस सर। तो यानी सोडियम बाइसल्फाइड से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान देना, सोडियम बाइसल्फाइड से अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो वाटर सोल्यूबल व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब हम कीटोन या एल्डिहाइड के लिए ये एज ए टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। जो चीज हमें आंखों से दिखाई देती है ना कि व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है, वाटर सोल्यूबल होता है, तो पानी में सफेद कलर का पानी हो जाएगा, तो इसका मतलब हम उसको एज ए टेस्ट ले सकते हैं। ऐसी चीजें यहीं पर ड्यूरिंग द क्लास ही आप ध्यान करोगे, बाद में जब टेस्टिंग वाले वो आएंगे। सर आइडोफॉर्म का टेस्ट भी होता है। वो भी होता है बेटा, वो भी आ येलो गया। पीपीटी देता है जब। बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई क्या होता है, हमने इसमें पहले भी बात की थी, आज फिर से मैं बता देता हूँ। RMGH है ना, तो X हेलोजन है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और इन दोनों पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रखता है। तो R नेगेटिव हमारे काम का है, याद रखना, R नेगेटिव हमें देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, हमें इससे यही फायदा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्लियर है? ये याद रहेगा सबको?
बस इसको याद रखना, ये काम की चीज है। आर नेगेटिव हमें ग्रिग्नार्ड रीजन जनरली आर नेगेटिव ही देता है, तो आर नेगेटिव का अटैक करवाना, बस बात खत्म है। तो आर नेगेटिव यहाँ पे क्या है, कार्बन की चेन है, ये CH3 इसके ऊपर यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, इसका बॉन्ड इधर चला जाएगा, इसका बॉन्ड इधर जाएगा। अब देखो उन्होंने पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन किया, बाद में H पॉजिटिव प्लस वाटर यानी एसिडिक वाटर, तो H यहाँ लग गया, बाकी वाटर अलग हो गया, सीधी बात खत्म, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। यस क्लियर है, इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया सबको? सिंगल लाइन मैकेनिज्म है, मतलब सीधा याद रखिएगा कि CH3 नेगेटिव अटैक करेगा, बस इतना आपको याद रह गया तो बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर CH3 है, अब इसने क्या किया, पहले क्या लिया था, देखो फर्स्ट एल्डिहाइड लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट एल्डिहाइड, ठीक है। अब फर्स्ट एल्डिहाइड के अलावा अदर देन फर्स्ट एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड ले लो, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं लेना, क्योंकि पीछे चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर CH3 अटैक कर रहा है, CH3 नेगेटिव आयन, तो क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यस क्लियर है ये? फिर H का अटैक करवाएंगे, H यहाँ पे जुड़ जाएगा। और अगर मैं कीटोन लेता हूँ, कीटोन, और यहाँ पर भी ये C डबल बॉन्ड इधर जाएगा। अब अगर मैं कीटोन ले रहा हूँ तो ये RMGX तो मेरा कार्बन ही अटैक इसके ऊपर करेगा, और कीटोन क्या करेगा, ये इधर से फिर से डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, फिर से एसिडिक वाटर यूज करेंगे तो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल आएगा। समझ में आ गई भाई ये सारी तीनों रिएक्शन है सबको? क्लियर है? यस सर। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट डिग्री तभी बनाएगा जब फर्स्ट एल्डिहाइड होगा, उसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड के साथ सेकंड डिग्री ही बनाता है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटल कीटल, बहुत जगह पर पूछी जाती है, इसके ऊपर बहुत सारे आगे भी होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। एसिटल एंड कीटल, नाम नहीं भी सुना होगा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो, और अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना, पढ़ रखा है तो डेफिनेटली अब उसे याद कीजिए। हम 2 बार कई बार चीजों को देखते हैं, 3 बार देखते हैं, बट उसे याद नहीं करते हैं, बस नाम सुना होता है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। फोकस एक चीज है, बहुत बड़ी चीज है, फोकस का मतलब ध्यान कीजिए उसका, ध्यान से देखिए उसे, तभी याद रहेगी, है ना, वरना ऊपर से नाम तो चाहे मैं 50 बार क्लासेस लगाऊं, याद नहीं रहेंगी वो क्लासेस। आपको फोकस करना है कि हमने क्या क्या किया है आज। ROH, ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है, ड्राई HCl, अल्कोहल प्लस ड्राई HCl, HCl गैस है, गैस की तरह यूज होता है, बिना पानी वाला HCl यूज करेंगे, ROH अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना। सबसे पहले बनता है हेमी एसिटल, कैसे बनता है, अब इसकी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको बहुत फेवरेट है, सभी बच्चों को मैकेनिज्म जानना होता है ना ज्यादातर केसेस में, जबकि मैकेनिज्म काम नहीं आता, ठीक है, कुछ रिएक्शंस में तो बहुत जरूरी होता है भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही काम नहीं आता, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो आप लोग पूछते हैं उसमें मैकेनिज्म काम नहीं आता होता। R डैश लगा रखा है, R डैश का मतलब है कि इस R और इस R में डिफरेंस है, सेम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्या होगा, ROH में कौन सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेगा, अल्कोहल जो है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है, पता है ये बात सबको? यस सर। है ना, तो C डबल बॉन्ड जैसे ही इधर आएगा, जैसे ही इधर आता है, अल्कोहल एसिडिक है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो इनमें अल्कोहल अटैक करेगा, है ना, एक लोन पेयर जो है वो कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। अब अगर ये कार्बन पर अटैक कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, R है, C, वही सेम रिएक्शन बार बार, कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वही मैकेनिज्म यहाँ हो रहा है, फिर से दिमाग लगाओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्लियर है सबको? वही मैकेनिज्म कर रहे हैं, बार बार वही है, बस रिएक्शन का नाम बदल रहा है और कुछ नहीं है। ये H ऐसा का ऐसा मैंने रखा, यहाँ पर मैंने नई चीज जोड़ दी, ऑक्सीजन, जिसके साथ यहाँ था हाइड्रोजन, एक लोन पेयर उसका यूज हो गया, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर अभी भी है उसके पास में, और ये रहा R। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ नहीं किया मैंने, सीधा अल्कोहल उठाया और सीधा अल्कोहल इसके साथ जोड़ दिया, ये अल्कोहल पूरा जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन से वापस ले लेगा, ठीक है, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर R C, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव ही रहने दे रहा हूं अभी मैं, ठीक है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OR लग गया, देखो OR ग्रुप लग गया, ठीक है, और H जो था, H पॉजिटिव आयन यहाँ से अलग हुआ, वो H पॉजिटिव आयन अगर मैं यहाँ लगा दूं तो लगा सकता हूँ, यस सर। तो इसका नेगेटिव चला जाएगा, बन गया। तो यानी क्या जुड़ा, एक्चुअल में क्या हुआ, तो आप ध्यान से देखोगे, तो अब मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, देखो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ H था, H की जगह आप
अगर R ले लेते हैं फिर से तो वो कीटोन के लिए बन जाएगा, है ना। और यहाँ मैंने ROH को जोड़ा, ROH, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये H तो यहाँ जा रहा है सीधे वर्ड्स में कहें, और ये OR यहाँ लग रहा है सीधे वर्ड्स में कहें तो, ठीक है। तो आप एरो करके, अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपके सामने क्या होगा, R कार्बन, ये बन जाएगा OH, ये H ही रहेगा, और ये बन जाएगा OR। यस, क्लियर है बेटा। यस सर। तो अल्कोहल का OR कार्बन के साथ जुड़ेगा और अल्कोहल का H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, बस यही है मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन एक बार ये मेन रिएक्शन दोबारा बताना। कौन सी रिएक्शन बेटा, नीचे से मैकेनिक, नीचे वाला, सर ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला। अरे बेटा वो तो देखो मैंने रिएक्टेंट लिखे दोनों, और रिएक्टेंट डायरेक्ट कैसे जुड़ेंगे, लास्ट ये वाला फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो सर कैसे इसका किया मैकेनिज्म याद करना मतलब ऐसे जरूरी है? कल तक सारे बच्चे मैकेनिज्म पूछ रहे थे, याद करना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक जैसा मैकेनिज्म नहीं सबका। सर, ऐसे तो मतलब आता है, मतलब हर किसी ऐसे मतलब बेसिक आता है मैकेनिज्म का, क्योंकि हर एक बस कोई रिएक्शन का दिक्कत करेंगे नहीं, मेरी तो बात बहुत सुनिए, टाइम लगेगा। बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, फाइनल और इनिशियल प्रोडक्ट याद रहना चाहिए, बस, समझ गए आप ठीक है लोग। सर कल से हमारा सारे तो उतना ही मैकेनिज्म रहता है पूछ सर। रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं मैकेनिज्म हर एक रिएक्शन का जिनका कॉमन बनता है वो बताता सर जाऊं। वो एक दो लोग ही बता रहे थे, हम लोग नहीं पूछते सर, हमें पता नहीं चलो है सर, ठीक बाद ठीक में है, जाके बता याद दिया ही करो, करना है। नॉलेज के लिए सही रहता है चलो याद कोई करना। बात नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने पहले भी बोला था जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा, जो जनरल मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा मैं वो लिख दूंगा। यहाँ मैकेनिज्म यहाँ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद किए, कैसे बना बता देता हूँ, देखो सीधा याद कैसे करना है। ROH है, ROH का H जो है ये चला जाएगा यहाँ, और OR जो है ये चला जाएगा यहाँ, बस ये याद रख लो, बस बन गया। तो ये बन गया आपका हेमी एसिटल। क्लियर है भाई, हेमी एसिटल तक हमने कर लिया, समझ में आ गया। ये हेमी एसिटल ही बना है आपका, हेमी एसिटल। अब इसको एसिटल क्यों बोल रहे हैं, और यहाँ सर पर इसमें दो आर एसीटोन से, सॉरी क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड से बना है, ठीक है, हेमी एसिटल, और कीटल होगा कीटोन से बनेगा, एल्डिहाइड के लिए एसिटल वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। यस सर। अब देखिए दूसरा, अगर मैं इसी में एक और OR ROH जोड़ दूं, तो एक और ROH फिर से, तो ये वही फिर से वही काम करना, वही सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, सब कुछ वही होगा। H कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास। पहले H कहां गया था, ऑक्सीजन के पास गया था कि नहीं गया था, क्लियर है। तो अब भी H कहां जाएगा, H जाएगा ऑक्सीजन के पास, और H ऑक्सीजन के पास गया, और OR कहां जाएगा, OR जाएगा कार्बन के पास, बात खत्म, क्लियर है। अब H अगर ऑक्सीजन के पास गया, तो अब इसका मैकेनिज्म भी लिख के दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि ये बना कैसे। तो देखो हमारे पास ये जो बीच वाला ये वाला स्टेप बना ना फाइनल वाला, मैं इसी को उठा रहा हूं। तो फाइनल स्टेप में R था, कार्बन था, यहाँ OH बन गया था, यहाँ H था, ठीक है, यहाँ पर क्या है, OR। क्लियर है बेटा, अभी 4 वैलेंसियां पूरी हैं। तो अब इसमें अल्कोहल को जोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे जोड़ दें। पहले तो डबल बॉन्ड था इसलिए हट रहा था, तो अब क्या होता है, ये वाला H जो है, यानी ये वाला जब ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करता है, चलो मैं इसको थोड़ा सा बेटर बना देता हूँ, वरना हमारा अटैक दिखाई नहीं देगा, है ना। इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा मैं नीचे दिखा रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें, अब देखो ये ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, ये यहाँ अटैक करता है, ये यहाँ अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन जो है, ये इसका लोन पेयर ऑक्सीजन वाला, ये वाला लोन पेयर जो है वो हमारी इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको। अब होगा क्या, ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ OH के साथ में, देखो अब OH के साथ 2 H जुड़ गए, एक लोन पेयर रहा, ऑक्सीजन हो गई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक H ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, नीचे एक OR ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, हेमी एसिटल था ये, दिस वाज हेमी एसिटल, है ना, हेमी एसिटल। तो ये हेमी एसिटल है। अब क्या होता है, जो हमारा यहाँ कार्बन हमने जोड़ा, जो ऑक्सीजन OR जो जुड़ेगा यहाँ पर, अब ध्यान दे लेना, ये OR यहाँ जुड़ रहा है, तो कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ा बना सकता है भाई। तो यानी होता क्या है, इसके जुड़ने से पहले, अब इसके जुड़ने से पहले जब ये H इसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये पूरा का पूरा वाटर यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, यानी ये वाटर, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ से लेगी, जिसकी वजह से अब ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, सेम प्रोसेस होने वाली, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर H लगा हुआ है, और यहाँ वाटर प्लस में, यहाँ वाटर जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है, ये वाटर अलग हो गया यहाँ से, आप ये सिंपली ये कह सकते हैं,
और अब इसके ऊपर हमारा OR अटैक करके OR जुड़ जाएगा। तो अगर ये OR अब यहाँ पर अटैक कर रहा है तो क्या होने वाला है, इसका पॉजिटिव चला जाएगा, यस और नॉट? यस सर। ठीक है, तो ये दो OR जुड़ गए, सिंपली आप ये कह सकते हैं 2 OR जुड़ गए। अब ये हेमी से पूरा एसिटल बन गया, एसिटल बन गया। एसिटल, पूरा एसिटल। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, अब मैं यहाँ सिंपल कर देता हूँ, ये मैकेनिज्म नहीं समझना किसी को कोई बात नहीं है, सीधा करिए। क्या हो रहा है, ROH जुड़ रहा है, पहले H जुड़ेगा कहां पर, H जुड़ गया यहाँ पर, इसका सिंगल बॉन्ड हो गया, OR जुड़ गया यहाँ पर, ये बन गया आपका हेमी एसिटल। क्लियर है भाई, सिंपल। यस सर। यस सर। अब दूसरे केस में क्या होता है, फिर से H जुड़ेगा इस OH के पास, इसी ऑक्सीजन के पास, पहले भी तो यही जुड़ा था, पहले डबल बॉन्ड था बस, तो ये OH यहाँ H इसके पास जुड़ गया, ये जुड़ते ही ये बन गया वाटर, ये जुड़ने के बाद ये वाटर बन गया। तो देखो भाई वाटर यहाँ से चला जाएगा, कार्बन की वैलेंसी होगी खाली, पहले तो एडिशन हो रहा था ओनली, लेकिन अब एलिमिनेशन भी होगा, इसका H चला गया, इसका OH चला गया, तो OR नेगेटिव अब यहाँ जुड़ जाएगा, OR जुड़ गया, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव था, OR नेगेटिव जुड़ेगा, OR जुड़ गया। तो यहाँ पर आपके पास 2 OR बन गए। जब 2 OR होते हैं एक ही कार्बन के पास में, दैट इज कॉल्ड एसिटल। जब एक OR हो एक कार्बन के पास और एक OH हो, वो हेमी एसिटल। यस, याद रहेगा, OR एंड OH हेमी एसिटल, OR एसिटल। क्लियर है? यस सर। बस इतना ही याद रखना है, रिएक्शन मैकेनिज्म याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख दोगे काफी है। मैकेनिज्म में और कुछ भी नहीं करना होता, मैकेनिज्म में क्या है कि बस ज्यादा से ज्यादा आप ये एरो ऐसे दिखा दो, बात खत्म, H अपने आप जुड़ जाएगा, बात ही खत्म है, बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई? सेम प्रोसेस होने वाली है हेमी कीटल, यानी यहाँ मैंने एल्डिहाइड लिया था, अगर मैं कीटोन ले लूं तो एक R और एक्स्ट्रा आ गया, बस प्रोसेस वही रहेगी, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, H यहाँ पे अटैक करेगा, और तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, OR और OH वही, बस इस जगह पर 2 R हैं, पहले R और H थे, H की जगह पर एक और R आ गया। क्लियर है? सेम फिर से ROH जुड़ेगा तो हमारे पास फिर से 2 OR हो जाएंगे, ये कीटल बन गया, क्योंकि ये कीटोन से बना इसलिए कीटल, ये एल्डिहाइड से बना सॉरी इसलिए एसिटल। यस, क्लियर है बेटा सबको ये? सर दूसरे वाले ROH में कार्बोकेटायन बनने पर रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? कार्बोकेटायन देखो, इसके अंदर कार्बोकेटायन पहली बात तो ये है कि साइमल्टेनियसली, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, एक ही स्टेप में होता है ना, ये एक ही स्टेप वाली प्रोसेस है, तो ये कार्बोकेटायन, हाँ SN2 रिएक्शन सर, SN2 कह सकते नहीं, एक और होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, एक ही स्टेप के अंदर हो जाता है वो, कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कंसर्टेड मतलब एक ही स्टेप में दोनों चीजें एक साथ इकट्ठी हो रही है, तो यहाँ पर उसको कार्बोकेटायन को बनने का चांस नहीं मिलता है, तो SN2 कह सकते हैं, बाइमोलिकुलर वैसा कुछ। ठीक है, तो इस वजह से ये OR ही जुड़ेगा। अब देखिएगा जरा ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहले एडिशन देन एलिमिनेशन, पहले तो ऐड हो गया, फिर उसके बाद में ऐड भी हुआ और एलिमिनेट भी हुआ, कुछ ना कुछ पानी यहाँ से चला गया। ठीक है भाई, तो ये आपका है अल्कोहल जुड़ना रिएक्शन में, एल्डिहाइड और कीटोन में अल्कोहल जब जोड़ते हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, सुनैना बोल रही है मैकेनिज्म से रिएक्शन याद हो जाती है। ठीक है, ज्यादा देर देखने से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो रिएक्शन याद हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ज्यादा देर देखते हैं हम उसे, इसलिए जल्दी याद हो जाती है, दैट इज इट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म, अब इसका मैकेनिज्म दिखा रखा है मैंने आपको, मैकेनिज्म पिछली स्लाइड के अंदर ही शो कर दिया। तो देखो यहाँ पहले H जुड़ रहा है भाई, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में इसको किया जाता है, तो यहाँ पहले H जुड़ रहा है, इसके बाद यहाँ HOR जुड़ रहा है, ये OR चला जाएगा, H2O यहाँ पर लगेगा, फिर ये अभी देखो इसने यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकेटायन बना रखा है, फर्दर नेक्स्ट ROH फिर से ROH जोड़ा है, एक एक। अब अगर हम ये कहें कि मैं तो बोल रहा था कि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म की तरह होना चाहिए, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, है ना। अब एक चीज बताता हूँ, कई बार मैकेनिज्म्स में बुक्स में भी दिया होता है कि बुक्स के अंदर क्या दिया होता है, स्टेप तोड़ के एक एक स्टेप अलग अलग करके दिखाया होता है बुक्स के अंदर, वो आपकी समझ के लिए कई बार दिखाया होता है, हो सकता है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म ही हो, लेकिन आपकी समझ के लिए उसको ऐसा दिखाया। हाँ, अगर आप H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ये अगर ये ज्यादा है तब डेफिनेटली कार्बोकेटायन के बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर रीअरेंजमेंट के चांसेस भी बन जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। क्लियर है बेटा यहाँ से? तो देखो इन्होंने सीधा डायरेक्टली बता रखा, अब किसी को अगर ना समझ आए, सीधा हमें एसिटल या कीटल बनाना हो तो सीधा ये बना सकते हैं, 2 OR डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। यस, याद रहेगा? यस, एक OR जोड़ेंगे, एक OH बना देंगे तो हेमी बनेगा, 2 R जुड़े तो ये सीधा एसिटल या कीटल बनेगा, डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। अब रेट देखो भाई, ठीक है, जनरली रेट टू वर्ड, तो रेट देखिए इसका क्या होता है, एल्डिहाइड का रेट, ये फिर से स्लाइड आ गई क्या?
हाँ सर अरे फिर से सेम वो स्लाइड सेम स्लाइड है सर, सबसे पहले वाली। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सेम स्लाइड है, रिपीटेड स्लाइड है, ठीक है। चलो छोड़ दो इसको, रिपीटेड रिपीटेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये फिर सारी रिपीटेड आ रही हैं क्या? कुछ गड़बड़ हो गई है? पूरा हो गया क्या टॉपिक आज का? हाँ, सर अरे फिर से नहीं आ रही बेटा, है। शायद दोबारा से वो रिपीटेड, मैंने 2 फाइल्स को मर्ज किया था। कोई बात नहीं, इनको मैं हटा दूंगा जब आपके नोट्स आएंगे, ठीक है। सर 14 मिनट में पूरी क्लास कैसे हो जाएगी? नहीं नहीं वो नहीं है, ठीक है। हाँ ये आ गया भाई, नेक्स्ट स्लाइड आएगी। वो पीछे वाली वो सही थी। ये इसके बाद ये वाली है, ठीक है। ये स्लाइड है रिएक्शन विद वाटर। अब एल्डिहाइड और कीटोन को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर क्या करता है? H पॉजिटिव आयन की कंडीशन के अंदर क्या होगा? भी H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर चिपकेगा, इसका भी हल्का सा मैकेनिज्म बना सकते हो, वही सेम टू सेम आएगा। ऑक्सीजन यहाँ से अपना लोन पेयर ले लेगा, बॉन्ड पेयर ले लेगा। अब जो वाटर है वो वाटर इसके साथ अटैक करेगा, OH, ठीक है। सर ये तो फिर से कीटोन ही बना देगा। हाँ वैसा ही करेगा, जनरली ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, 2 OH लगेंगे, 2 OH जब भी लगते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। तो देखो होगा क्या, मतलब ये बेतुकी सी रिएक्शन करवा रखी है आपको, सिंपल आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर H है, H पॉजिटिव आयन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो H पॉजिटिव आयन सीधा सीधा मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि H पॉजिटिव आयन हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव तो H जुड़ गया इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। H को जोड़ने के बाद फर्दर क्या होता है? अब वाटर जुड़ेगा H2O प्लस में, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर पानी इसको अटैक कर देगा। और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देखो पानी कैसे जुड़ा, कार्बन OH, यहाँ पर वाटर डायरेक्टली जुड़ रहा है विद 2 हाइड्रोजन्स विद 1 लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, प्लस H है। अब पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए अपना लोन पेयर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन से अपना लोन पेयर वापस लेगा, जिससे क्या होगा? अब ये 2 OH जुड़ गए, देखो कार्बन OH, नीचे भी OH, और इस जगह रह गया H, ये बन गया। क्लियर है भाई? यस सर। ये इसका मैकेनिज्म टाइप में। और देखो जब भी, अब ध्यान देना एक बात पे, ये मैकेनिज्म बेतुका सा, रिएक्शन भी बेतुकी सी है, ठीक है। जब भी आपको एक कार्बन पर 2 OH नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं? डबल बॉन्ड O बन जाता है एक, और वाटर रिप्लेस हो जाता है। ये रिवर्स प्रोसेस हो जाती है, डबल 2 OH अगर हो तो रिवर्स प्रोसेस हो जाती है। क्लियर है? बहुत पास होते हैं। तो क्या होता है ये बता देता हूँ। यहाँ पर ये 2 लोन पेयर हैं इस ऑक्सीजन के पास। सर ये इसका मैकेनिज्म एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। ठीक है बेटा बताता हूँ, पर मैं आगे का बता दूं फिर आपको बताता हूँ। जैसे ये क्या होता है, 2 लोन पेयर, ये H को अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये H इधर चला गया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो ये डबल बॉन्ड इधर बना लेगा, अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, और ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आने वाला है तो ये इधर से बॉन्ड को वापस छीन लेगा। तो वाटर कुल मिला के यहाँ से पानी जो है फिर से अलग हो जाएगा और डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा। तो फिर से वही कंडीशन आ जाती है, इसीलिए रिवर्सिबल है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो इसका फिर से मैकेनिज्म बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। ये शायद आपको ये वाला स्टेप समझ में ना आया हो, मैं एक स्टेप कम वो कर रहा था, डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन को डायरेक्ट जोड़ के नहीं दिखा रहा था मैं, बस प्लस में H पॉजिटिव आयन, अगर H पॉजिटिव आयन अटैक करता है, लोन पेयर्स हैं 2 ऑक्सीजन के पास, ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर है पानी, ठीक है। अब देखो ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड छीन लेगा क्योंकि H उसके पास आ रहा है। तो सिंपली क्या बन गया, R है, कार्बन के ऊपर यहाँ OH जुड़ गया डायरेक्टली, H उसके पास जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस वाटर यहाँ पर वाटर जुड़ गया, दैट्स इट, ठीक है। और इसके साथ H था। यस क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप सीधा है, रिएक्शन लिखी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, एक ही लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना दूसरा लोन पेयर यहाँ हाइड्रोजन लेगी, जिससे क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, 2 OH बन गए, दैट्स इट। क्लियर है? और ये रिवर्सिबल होता है, याद रख लेना ये दोनों स्टेप। ओके सर। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अब सर आगे ये बढ़ते हैं। लिखे रहने दो सर, स्लाइड क्या बेटा? हाँ स्लाइड लिखे रहने देना, स्लाइड लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, ऑर्गेनिक के अंदर मैंने शुरू में भी बताया था, बाकी बच्चों को पता होगा, अगर आप लोग कोई नया स्टूडेंट है तो वो ध्यान रखे कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, रिएक्शन समझ में आ रही है तुरंत उसको लिखिए भी। मैंने
इस एज में इतने साल पढ़ाने के बाद मैंने ये फील किया कि मैं जब कोई नई रिएक्शन देखता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है, याद भी हो जाती है देखने से, बट जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मुझे वो मोलिकुलर स्ट्रक्चर दिमाग से निकल जाता है। यानी मेरे अंदर भी इतनी मेमोरी नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि वी आर इंडिजीनियस, एक चीज कंफर्म बता देता हूँ, जीनियस जो होते हैं वो अगर पैदाइशी जीनियस है तो वो हमेशा जीनियस ही रहेंगे। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है और वो मेहनत करता है, वो जीनियस बन जाता है। देखो कमाल की चीज, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें ये मतलब वरदान दिया एक तरह से कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, उसको लगता है मैं वीक स्टूडेंट हूँ, अगर वो मेहनत ज्यादा करेगा वो जीनियस बन जाएगा। जीनियस वीक नहीं बनेगा, बस वो पढ़ता नहीं है इसलिए वीक रह जाता है, पढ़ता नहीं है इसलिए वीक रह जाता है, वरना वो वीक बनेगा नहीं, वो जीनियस जीनियस रहेगा। तो आप भी जीनियस बन सकते हो और जो जीनियस है वो भी जीनियस रहेगा, बट अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसके नंबर तो 0 आने वाले हैं। यानी एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आपका दिमाग अपने आप ग्रोथ हो जाएगा, बहुत आसानी से ग्रो करेगा। तो यही एक चीज है कि अगर हम भूल सकते हैं और कोई नई रिएक्शन देखते हैं, और डेफिनेटली आप भी भूल जाते होगे, आप तो स्टूडेंट हो, हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, हमने कई चीजें कई बार कर रखी हैं, तो अगर हम भूल सकते हैं तो आप भी भूल सकते हो। तो उसी चीज की जितनी ज्यादा जो बच्चा प्रैक्टिस करता है, लिख लिख के देखता है, जितना टाइम लगाता है, उतना ही वो प्रीसाइज बेटर हो जाता है। ठीक है, तो आपको मेरे साथ साथ लिखना चाहिए, फिर उसके बाद घर बैठकर आराम से जब क्लास खत्म हो जाए फिर से उसे याद करके फिर से लिख के देखना चाहिए, 2 बार तो कम से कम। अब देखो भी, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशन देन एलिमिनेशन, सेम प्रोसेस होने वाली है जैसे HCN कर रहा था ना वहां पे, और ROH कर रहा था अल्कोहल, है ना। तो ये वाली रिएक्शंस की ना एक टेबल है NCERT में, याद रख लेना, एक टेबल है NCERT में इन रिएक्शंस की, तो वो टेबल याद कर लो, यहाँ पर भी वो टेबल दिखाई जाएगी, ठीक है। टेबल नहीं मतलब हम सीधा रिएक्शंस करेंगे, 5-7 रिएक्शनें बनती हैं वो, तो वो रिएक्शंस बहुत आसान है, बड़े आराम से हो जाती हैं, देखते ही बनती है, ठीक है। जब रिवीजन क्लास में आपको करवा रहा था तब मैंने बोला था हाइड्राजीन 2,4-DNP हाइड्राजोन बनाता है, सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजोन बनाता है, वो रिएक्शन आई थी ना, यहाँ पर भी वैसा ही है। तो ये वही रिएक्शन अब हम करने वाले हैं। तो देखो पीएच जो है 4 से 5 रखा जाता है, हल्का सा एसिडिक पीएच, और ये जरूरी है, अगर आप बेसिक कर दोगे तो कहानी थोड़ी सी खराब हो जाती है। एसिडिक ही रखा है, तो ज्यादा एसिडिक नहीं कर सकते, वरना ये नाइट्रोजन जो है ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेती है और फिर से रिएक्शन और रिवर्स चली जाती है, ठीक है। तो इस वजह से पीएच को बीच में ही रखा जाता है, हल्का सा, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन है NH2 के साथ, ध्यान देना भाई, NH3 है ये, तो NH2 ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, क्लियर है। यानी नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने ही चाहिए, डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने ही चाहिए, ये बात दिमाग में रख लेना। और सीधा कार्बन डबल बॉन्ड O उड़ा दो, डबल बॉन्ड NH लगा दो, जो भी उसके बाद नाइट्रोजन के पास बचा डबल बॉन्ड तो कार्बन। सर अगर इसका पीएच वेरी कर गया फिर, मतलब 4 से 5 से करके, फिर रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल हो जाएगी, प्रोडक्ट दूसरी तरफ ज्यादा बन जाएंगे, या कुछ और पाई प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, सीधी बात। खाना बनाते टाइम गैस, आलू की सब्जी बना रहे हो, गैस को अगर आधे घंटे की जगह 1 घंटा कर दिया तो आलू की सब्जी नहीं, आलू की सब्जी का जूस बन जाएगा ठीक है, सारा आलू सब्जी में घुल जाएगा, फिर उसको आराम से पी लेना, टेस्ट बनेगा, बन जाएगा सर। उसके न्यूट्रिएंट भी खत्म हो जाएंगे, प्रोटीन विटामिन्स भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सर भी रोटी से कैसे खाएंगे? सर खाना बन जाएगा ना सर, खाना बन जाएगा ना, खा लेंगे सर, है ना, टेस्ट भी खत्म हो जाए, वैसा ही कुछ है, कोई भी कंडीशन बदलोगे गड़बड़ाएगी, इसलिए मैंने बोला ऑप्टिमम पीएच रखा जाता है। हाई पीएच कर दोगे तो नाइट्रोजन लोन पेयर जो बनने के बाद फिर से H को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर से रिवर्स प्रोसेस हो सकती है। अगर ज्यादा लो मतलब बेसिक रख दोगे तो रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये वजह है, आपको सिंपली से याद रखना है कि पीएच इस रेंज में होता है, रीजन मैंने बता दिया, अब वो रीजन भी याद ही रखना है, ठीक है। आगे देखो भाई, अब एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर यहाँ पर जेड लगा दूं तो ये कॉमन रिएक्शन है, कॉमन सबके लिए, कुछ भी हो एल्डिहाइड या कीटोन, NH2Z, मतलब आपको सिर्फ इन्हें उड़ाना है, कुछ नहीं करना, और जेड जो भी लगा है नाइट्रोजन का तो वो लगा रहेगा, तो यहाँ पर जेड लग जाएगा, क्लियर है। और NH2Z अमोनियम डेरिवेटिव, दैट इज NH2OH हाइड्रोक्साइल अमाइन, NH2NH2 हाइड्राजीन। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जेड की जगह पर अगर OH लगा देता तो हाइड्रोक्साइल अमाइन बनेगा, जेड की जगह पर NH2 लगा देता हूँ, हाइड्राजीन बनेगा, ठीक है। यानी इस जेड की जगह पर मैं पॉसिबल ये चीजें बदल देता हूँ, क्लियर है। यस डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, क्या बेटा, डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं।
डिहाइड्रेशन, देखो यहाँ पर पानी उड़ता है, डिहाइड्रेशन बोल सकते हो डेफिनेटली कि पानी अलग हो जाता है तो डिहाइड्रेशन ही होता है, ठीक है। लेकिन वो नाइट्रोजन स्पेशली उसके अंदर है, तो ये थोड़ा नाइट्रोजन वाला सा डिहाइड्रेशन है, ठीक है। इस चीज से ना मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है। मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, उसको ना मतलब मैकेनिज्म्स नहीं आते थे, मैकेनिज्म से बहुत डर लगता था, ठीक है। तो 12th क्लास के अंदर मुझे याद है 11th में उसने ना अपनी सहेली से बोला कि मुझे ना मैकेनिज्म नहीं आते हैं समझ, ऑर्गेनिक समझ नहीं आती। मैंने वो सुन ली लाइन, हल्का हल्का बोल रहे थे बच्चे, टीचर के कानों में बहुत सारी बातें पड़ती हैं, टीचर इग्नोर कर देता है वो अलग बात है, टीचर बहुत कुछ जानता भी है, आपके बारे में भी हमें बहुत कुछ पता होता है, कौन बच्चा कैसा है, कौन कितने पानी में है ना, बहुत कुछ हमें पता होता है। हालांकि आप ऑनलाइन हो तो थोड़ा हमें कम पता है, ऑफलाइन में तो टीचर एक एक बच्चे की जन्म कुंडली जानता है, कौन कहाँ जाता है, आप लोग कितना किस टीचर से झूठ बोलते हो, कि कौन सा कि बच्चा किस हरकतों में है, कब आता है कब जाता है, सब पता होता है। तो हमें भी पता है, हमें सुनती हैं ये बातें, हमें पता लग जाता है। तो मुझे पता लगा कि इस बच्चे को ऑर्गेनिक नहीं आती है, कोई बात नहीं बेटा, मैंने उस बच्चे को मतलब ऑर्गेनिक पर इतना फोकस किया था कि ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है ना, इस रिएक्शन का भी उस बच्चे ने अपने आप मैकेनिज्म लिख लिया था अपने आप, और उसने मुझे दिखाया, जबकि मैंने बोला नहीं कि लिख, नहीं, उसने मुझे दिखाया, मैंने चेक किया, मैंने कहा सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए जरा, यानी 11th में ऐसा बोला गया, 12th में उस बच्चे ने मैकेनिज्म कर लिया। जो ये बोलता है कि मुझे डर लगता मैकेनिज्म से, एंड शी वाज एन एवरेज स्टूडेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं थी, एवरेज थी, और उस बच्चे को मैकेनिज्म खुद बना दिया भाई, कमाल देखिए। कारण, इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, चीजों को ज्यादा पढ़ना, बार बार पढ़ना शुरू कीजिए, जिस चीज से डर लगता है उसको जरूर करके सोइए, आज याद कीजिए, कल दोबारा से रिवाइज कीजिए, सामना कीजिए, है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ अब आपको समझ में आया होगा कि जेड कुछ भी हो सकता है, जेड OH हो तो हाइड्रोक्साइल अमाइन बनेगा, जेड की वैल्यू अगर NH2 हो, NH2 तो एक NH2 तो रहना ही चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी, तो हाइड्रोजन बन जाएगा। अब आगे इनकी रिएक्शनें करते हैं, जैसा हमने रिवीजन में भी किया था, है ना। तो देखो भाई, फिनाइल हाइड्राजीन, अगर मेरे पास यहाँ जेड की जगह पर ये है, याद रख लेना ये जेड है, दिस इज जेड, है ना, ये नहीं बदलेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा, ये सिर्फ कॉमन है ना। तो फिर NH2 अब उड़ा क्या, ये उड़ गया, H2 निकालना है बस है। गया, है ना, टू प्लस निकालना है। प्लस में वाटर, समझ में आ गया बेटा सबको, यस सर। ठीक है। तो NH2 सर, हमें आगे। ढूंढना है, कहां पर NH2 है, और बाकी सब सेम रखना है, NH2 का H2 और C डबल बॉन्ड का उड़ा दो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, जीन से जोन बना देना है ना, जीन से जोन, वो यूपी वाली लैंग्वेज में कहते होते हैं फलाना जोन, है ना, ऐसा कुछ, मुझे पूरा नहीं पता, यस सर। किसी को अगर याद हो तो बता सकता है एग्जांपल, है ना, मुझे वो लैंग्वेज कम आती है, मेरे दोस्त हैं कुछ, ठीक है, जोन जोन से तोन पता नहीं ऐसा कुछ करके बोलते हैं। आगे सर आप देखिए, कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ बेटा, बट आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, मुंबई से भी दोस्त हैं, कर्नाटका से भी दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, चेन्नई से, है ना, बहुत सारे हैं। अब आगे देखिए भाई, अब NHOH, तो N के साथ नाइट्रोजन के साथ OH लगा, OH क्या बनाता है ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, हाइड्रोक्साइल एमाइन इसको बोलते हैं, NH2OH, वाटर यहां से उड़ जाएगा, ऑक्साइम बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH हो उसको ऑक्साइम बोलते हैं, ये भी एक ग्रुप के जैसे हैं। अब याद रख लेना, दीज ऑल आर एज ए ग्रुप, जैसे आप याद करते हो ना एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, वैसे ही नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N और OH हो, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड N और OH हो, उसको ऑक्साइम बोलते हैं, ऑक्साइम। और हाइड्रोक्साइल अमाइन तो अमाइन की जगह पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा दो, एक H हटा दो, समझ में आ रही है सबको। यस सर। तो फिनाइल हाइड्राजीन, अब हाइड्राजीन क्या चीज होती है मैं पूछूं तो NH2 हाइड्राजीन होती है, NH2 में अगर एक H हटा दिया, देखो NH2 NH, ये है हाइड्राजीन, दिस इज हाइड्राजीन, है ना। अब अगर इसका मैं एक H हटा दूं और इसके साथ PH जोड़ दूं तो ये फिनाइल हाइड्राजीन बन गया, डेरिवेटिव हो गया, समझ में आ गया। यस सर। तो सर, ऐसे आगे। करके आपको याद रखने इन ग्रुप्स के नाम। नेक्स्ट देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O है, इसका भी हम वाटर उड़ाएंगे, ठीक है, यहां से भी वाटर उड़ने वाला है, वाटर उड़ गया। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है भाई, NH2 जो हमारा था, हाइड्राजीन जो था, अब उसका एक H हटा के हमने CONH2 जोड़ रखा है, ठीक है, CONH2। अब यहाँ क्या होता है, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है भाई, ये भी तो NH2 है, मैंने आपको रिवीजन में ये बताया था कि हम इधर वाला नहीं इधर वाला उड़ाएंगे, और मैंने बाय मिस्टेक इधर वाला उड़ा दिया था एक बार, याद है, याद होगा आपको, है ना।
तो देखिए ये H2 जो है इस C डबल बॉन्ड O के साथ जाके ये भी तो जुड़ सकता था ना, ये क्यों नहीं जुड़ रहा है? कोई बता सकता मुझे? इधर नाइट्रोजन वाला के साथ है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास में है सर, ऑक्सीजन मतलब सर स्टेरिक रिंग्स। नहीं बेटा, यशवीर शायद कुछ सही आंसर दे रहा, बताओ बेटा यशवीर। सर ऑक्सीजन के पास है ना, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो वो एक खींचता है, फिर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बैलेंस ठीक रहेगा उस वक्त, मतलब नाइट्रोजन से सब जुड़े तभी रहेगा। तो और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ले और ऑक्सीजन के पास सर एक नेगेटिव कार्बन, चार्ज आ बेसिक जाएगा। हो चुका होगा ना हाइड्रोजन का। सर वो कार्बन जो NH2 से जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी होगी ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इस वजह से H2 निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम देगा। हाँ कुछ वैसा कह सकते हो। देखो इसका रीजन मैं बता देता हूँ, सिंपल C डबल बॉन्ड O है, तो देखो ये C डबल बॉन्ड O जब भी होता है ऑक्सीजन अपना बॉन्ड पेयर वापस जरूर छीनता है। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डेफिनेट है, इसके पास है, डेफिनेट है, इसके पास भी है। तो भाई इस कार्बन के पास में और डबल बॉन्ड O के पास ये दोनों नाइट्रोजन है जो लोन पेयर इसको वापस दे सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं दोनों। तो यानी इधर वाला नाइट्रोजन, इसके पास तो हाइड्रोजन ही एक है, इसका तो जुड़ने का कोई चांस ही नहीं, ये कुछ भी करे हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। लेकिन इधर वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास दो हाइड्रोजन है, ये उड़ाए जा सकते थे, बट ये इसका लोन पेयर क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। और हमें पता है एसिडिक एनवायरनमेंट में ऐसा होता है, और एसिड क्या करता है, पहले H पॉजिटिव आयन यहाँ इसके साथ जुड़ता है NH2 के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाद में इधर उधर की हरकतें होती हैं, हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, लोन पेयर जुड़ते हैं। तो इस वजह से ये लोन पेयर क्योंकि इसके साथ अटैच इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें NH देन C डबल बॉन्ड ONH2 आना चाहिए ना। प्रोडक्ट कैसा बन रहा है भाई इसका, इन्होंने गड़बड़ कर दी क्या? कितने नाइट्रोजन है, एक गायब कर दिया, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है बेटा, सही करेंगे इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पर बिजी रहता है इसके साथ, इसी वजह से ये अटैचमेंट में रहता है, तो इस वजह से ये नहीं जुड़ने वाला, वो जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम इस थोड़ा प्रोडक्ट को ठीक करेंगे, यहाँ पर N आना चाहिए था, देखो इस नाइट्रोजन के 2 3 4 वैलेंसियां पूरी कर रही है इस नाइट्रोजन की, यहाँ पर आएगा N डबल बॉन्ड N ऐसे करके, ठीक है। फिर सर मतलब ये शीट में पहले से ही लिखा था, मतलब अगर यही कंपाउंड था सर। क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। सर ये जो मतलब जहाँ से आपने शीट ली है, ये यही कंपाउंड था पहले से लिखा हुआ, मतलब अरे नहीं, ये बाय मिस्टेक्स ये होते हैं बेटा, कोई बात नहीं, ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, जहां सर से नहीं, मैंने मुझे लग रहा था कि मतलब शायद उसमें HONO जैसे मतलब HONH जैसा कुछ बनेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सीधी बात, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो एक N को खा गया, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, ये सेमी कार्बा जोन बन गया, जाइड से जोन बनता है, जोन, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट है 2,4-DNP, ये कमाल की चीज है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था रिवीजन क्लास में, 2,4-DNP, यस सर। ठीक है, ब्रेडी रिएजेंट बोलते हैं इसको, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाई नाइट्रो। तो सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर 2 नाइट्रो लगे हुए हैं। अब यहाँ देखना, यहाँ इन्होंने फिर से गड़बड़ कर दी, कहाँ है, एक ही NO2 लगा रखा है ना, एक ही लगा रखा है, तो सेकंड पोजीशन पर भी NO2 लगाना है ना, ये देखो 2,4-DNP, तो 2 ये सेकंड पोजीशन होगी, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है, 2,4-DNP है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल के ऊपर सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो है, फिनाइल में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, और ये है क्या, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन NH2 होता है, तो एक H हटा के इसका ये ग्रुप जोड़ दिया, क्लियर है। अभी इसमें क्या होगा, यहाँ से भी वाटर उड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, और इसके पास तो NH2 है ही नहीं, और डायरेक्ट इसके साथ ये जुड़ जाएगा, 2,4-DNP डाइफिनाइल हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाएगा, बस इतना ही। ये ब्रेडी रिएजेंट अब ये क्या करता है, ये देखो रेड ऑरेंज येलो पीपीटी देता है। अब ये 3 रंग क्यों बता दिए भाई इसने, रेड ऑरेंज येलो पीपीटी, है ना, केमिस्ट्री वाले कमाल। एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद 2,4-DNP गिव रेड ऑरेंज येलो पीपीटी, रेड कलर के भी हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं, येलो कलर के भी हो सकते हैं। देखो रेडिश येलो हल्का होगा, अगर कार्बन की चेन ज्यादा बड़ी है कीटोन में, एल्डिहाइड में, तो हल्का येलो कलर आएगा, अगर कार्बन की चेन छोटी है रेड कलर आएगा, और अगर कार्बन चेन इंटरमीडिएट है तो ऑरेंज कलर आएगा। समझ में आ गया?
तो कुछ इस तरह से मतलब डिपेंड ऑन द कार्बन चेन की कार्बन की चेन कितनी बड़ी है उसके ऊपर ये कलर बदल जाता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते ना कि सिर्फ एक ही पक्का एक ही कलर दिखाएगा, भाई कार्बन की चेन बदलने से भी कलर बदल जाता है। तो बताइए जरा क्या कहानी है इनकी। तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें तो ऑब्वियस, और कार्बन की चेन से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सर लेंथी चेन पे रेड कलर दिखाएगा, मतलब बड़ी येलो चेन। येलो 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 कलर दिखाना चाहिए लेंथी चेन के ऊपर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो भाई अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, बस जेड लगाना है NH2 के साथ, और उस जेड की वैल्यू बदलती जाएगी तो सारा कुछ बदलता जाएगा। क्लियर है बेटा सबको, है ना? यस सर। चलिए सर अब पिछली वाली स्लाइड दिखाना, वो नोट देखना। पीछे वाली स्लाइड दिखाऊं? ठीक है बेटा, ये लीजिए पीछे वाली स्लाइड, ठीक है। ठीक है सर, हो गया। हो गया? दोनों ओके। में तीनों कलर दिखाएगा। क्या बेटा? सर तीनों कलर दिखाएगा, डिपेंड ऑन द कार्बन की चेन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हल्का सर ये कलर दोनों दिखाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में फॉलो होता है। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के अंदर कुछ इस तरह के कलर दिखाएगा, डिपेंड अपॉन द चेन ऑफ द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर कौन सी चेन लगी हुई है, ठीक है। और वैसे भी ना केमिस्ट्री में मतलब हल्के से रेड को वो लोग बोल देते हैं कि चलो ये थोड़ा थोड़ा येलो जैसा दिख रहा है ना, हल्का रेड हो, ठीक है, डार्क हो ऑरेंज दिखा देते हैं। मतलब कलर का कोई ज्यादा सिर पैर है नहीं। जब आप एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि वो वैसा कलर पक्का दिखाएगा, जब एक्सपेरिमेंट करने बैठते हैं तो बहुत ही हल्का कलर आता है, तो समझ में ही नहीं आता कई बार। तो हम बोलते हैं कि ये वाला टेस्ट अच्छा नहीं, कोई दूसरा टेस्ट ले लो, ठीक है। आगे देखो भाई, अब बात आती है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन करने वाले हैं इसमें ना 2-3 नेमिंग रिएक्शनें सीधा एक साथ इकट्ठी आ गई हैं। तो ये अब आपको थोड़ा याद रखनी है, 2-3 नेमिंग रिएक्शन एक साथ इकट्ठा है इसमें, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड हुआ, हमें इसे रिड्यूस करके CH2 बनाना बस, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा पार्शियल रिडक्शन कर देंगे। पार्शियल रिडक्शन कौन सी होती है, मतलब इसको अल्कोहल बना दें, H जोड़ दें और इधर भी H जोड़ दें। जोड़ना हाइड्रोजन ही है, पार्शियल रिडक्शन। पूरा रिडक्शन में क्या होगा, पूरा ऑक्सीजन उड़ा दें और H2 जुड़ जाए। क्लियर है? यस सर। तो अब देखो होगा Yes, क्या, sir. रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज होते हैं। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, डायरेक्टली लर्न करने हैं आपको। यहाँ पर भी नीचे रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं Okay, दोनों sir. रिएक्शंस के लिए। रेड फास्फोरस HI के साथ 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, रेड फास्फोरस प्लस HI, ये भी हाइड्रोजन ही देता है और स्ट्रांगली हाइड्रोजन डोनेट करता है। सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन परमानेंटली गायब। ZnHg मरकरी और जिंक के साथ में HCl के साथ, क्लेमेंसन रिडक्शन, नेमिंग रिएक्शन है क्लेमेंसन, ठीक है। क्लेमेंसन और वोल्फ किस्नर दोनों रिएक्शंस हैं और दोनों नेमिंग है। नीचे जो आएगा मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, नीचे वाली रिएक्शन वोल्फ किस्नर है। इनके रिएजेंट बस अलग है, बाकी कुछ नहीं है। N2H2 क्या होता है, N2H2 H4 सॉरी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ OH नेगेटिव प्लस हीट। अब देखो जरा इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से करेंगे इसे। क्या हो रहा है देखना, कितना बड़ा डिफरेंस होता है। आपको लगता होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या है, हाइड्राजीन है, यस और नॉट? यस सर। Sir. हाइड्राजीन। तो देखो हाइड्राजीन में हमने क्या पढ़ा था, अगर हाइड्राजीन को रिएक्शन करवाते हो एल्डिहाइड या कीटोन से, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, तो क्या करता है वो, ये H और ये डबल बॉन्ड उड़ जाता है। यही होना चाहिए। यस सर। क्या बनेगा, तो ये होने पर बनता क्या है, एक नाइट्रोजन का H उड़ा दो, डबल बॉन्ड, और ये कार्बन लग गया और इसके साथ में दोनों तरफ मान लो H ही लगा हुआ था, ये बनता। और दूसरे नाइट्रोजन के साथ NH2 था, वो ऐसा ही रहेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बन गया। अब ये कब होता है, जब pH की वैल्यू जो है वो 4 से 5 होती है। लेकिन यहां इसने क्या दे रखा है, ध्यान दे लेना भाई। वोल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर N2H4 पहले डालेंगे, फिर बेस डालेंगे और हीट करेंगे। देख लो जरा, सिर्फ बेस, एसिड की जगह बेस डाल दोगे तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन ये बन जाएगा। ये समझ में आ गया सब? यस सर। एसिड। Yes, sir. हमने बोला कि एसिडिक मीडियम करना होता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम कर दिया तो भी रिएक्शन नहीं होने वाली है, और अगर बेसिक मीडियम कर दिया तो प्रोडक्ट ही बदल गया, उसके कहानियां ही सारी चेंज हो जाएंगी। इस वजह से हल्की सी कंडीशन चेंज करने पर भी प्रोडक्ट बदल जाता है। अगर ऐसी चीज दी हुई है, बुक्स में है, आपको उससे याद करना है कि ये कंडीशन बदलने पर ऐसा होता है। नहीं दी हुई तो फिर ओवर थिंकिंग मत करना कि अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूं, फिर एक और बढ़ा दूं, फिर एक और बढ़ा दूं, बाई प्रोडक्ट क्या होगा। फिर उस रिएक्शन के ऊपर रिसर्च करने वाली बात हो जाएगी, उस पर थेसिस लिख सकते हो आप लोग, PhD कर सकते हो, है ना, अगर 1-1 डिग्री का वैसा डिफरेंस देखें तो वो डिटेलिंग में नहीं जाना है हमें। मैं
यानी हाइड्रोजन अगर बेस के साथ रिएक्शन कराओगे वोल्फिसनल रिडक्शन हो जाएगी और वो H2 पूरा का पूरा कन्वर्ट। नेक्स्ट पार्शियल में क्या होगा, सिर्फ एक दो तरफ दो ही H लगेंगे, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O हटा के सीधा H2 लग गया, है ना। और वहां पर क्या हो रहा है, एक H ऑक्सीजन के साथ लगा, एक H कार्बन के साथ लगा और डबल बॉन्ड कार्बन वाला टूट गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट मेटल के साथ सीधा हाइड्रोजन डोनेट कर दो, मेटल प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों के दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत महंगा होता है, इट इज एक्सपेंसिव रिएजेंट। यस सर। सर ये कौन मिल सकता है सर, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए सोडियम प्लस एथेनॉल, ये भी हाइड्रोजन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था सोडियम और एथेनॉल जो है बहुत आसानी से H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, ठीक है। और मेटल के साथ भी हाइड्रोजन को दिया जा सकता है, यानी सोडियम प्लस H2 गैस भी। इज दिस सोडियम, पैलाडियम, निकेल और प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन होती है, ये सोडियम नहीं है, ये याद है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेटल मतलब क्या हो सकती है, मेटल हो सकती है प्लेटिनम, पैलाडियम या निकेल। इन तीनों में से कोई एक मेटल लेते हैं जो सरफेस का काम करती है और उसके बाद में ऐसा कुछ होता है। हाँ भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया रिएक्शंस? यस सर। अब आपको फिंगर टिप्स पे इनके एक एक पॉइंट को याद रखना होता है कि भाई रिडक्शन करवानी है। और ये सारे ना देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर भी वो अल्कोहल बना रहा है, एल्केन नहीं बना रहा। कमाल नहीं है? अब ये कमाल आपको याद करना है। हम हमेशा बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, चले जाते हैं, बात खत्म। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है। और एक चीज बता देता हूँ, इनका मैकेनिज्म भी हम करने की कोशिश करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड H नेगेटिव आयन देते हैं, H नेगेटिव आयन, और बाद में जिस सोलवेंट में होते हैं, सोलवेंट की वजह से वो H पॉजिटिव आयन भी एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से दूसरी तरफ से H पॉजिटिव मिल जाता है, मतलब H नेगेटिव आयन अटैक करेगा। अब H नेगेटिव आयन किस पे अटैक करता है पता है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ ये H नेगेटिव आयन जो होगा, हाइड्राइड आयन इसको बोलते हैं, यहाँ अटैक करता है और ये इधर चला जाता है। फिर H पॉजिटिव आयन कोई सोलवेंट से आएगा उठ के और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया सर। ये आपने शायद बता रखा है जब अल्कोहल पढ़ा रही थी। चलो हो सकता है, मुझे अब याद नहीं है वो कि मैंने बताया था। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड H नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं, ये सीधा H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, सोडियम वाला, है ना। और ये भी सीधा हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक बना देती है बस, और इससे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के टाइप में ही कुछ जुड़ जाता है, इसमें H पॉजिटिव आयन की गुंजाइश नहीं होती है। ये बात समझ में आ गई बेटा? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये रिएक्शनें आपको सारों को याद करनी है। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं सर लास्ट वाले का एग्जांपल बता दो एक बार। किसका एग्जांपल बेटा? सर Na+C2H5OH। इसका एग्जांपल, अरे ये सीधा ये ऊपर वाला एग्जांपल लिख देते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर H डाल दिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड प्लस इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH। तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O के ऊपर यहाँ ये H जुड़ जाएगा और फर्दर एक और H जुड़ेगा इस तरफ। क्लियर है? सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब हम कहेंगे ये तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, तो ये H नेगेटिव यहाँ कैसे आ जाएगा? सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, फिर सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर एक H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकाल लेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं बना रहा है? क्या क्या बेटा? सर ये एसिड क्यों नहीं बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड? ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग कह रहा हूँ, सॉरी, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ऑक्सीडेशन फिर से होनी चाहिए, एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना। वो तो KMnO4 K2CH7 वो जुड़ेगा, PCC PDC वो जुड़े तब जाके ऑक्सीडेशन होगा ना। सर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं, हाँ वो लगता है, इट्स ओके, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब भाई आगे, अब मैं आप लोगों को आज जो है, क्योंकि हमारे पास टाइम है, मैं 15 मिनट आपको अब मैं करवाने वाला हूँ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट, किस किस बच्चे को 1 मोल में कितनी चीजें होती हैं, 1 मोल में कितने चीजें हैं, कितना मोलर मास के इक्वल होता है और वो इक्वल STP के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के इक्वल होता है। कितने बच्चों को ये क्लियर कट आता है? जरा रेज योर हैंड्स। ठीक है, राज को, प्रणव को, ठीक है, अजय को, सत्यम, यशवीर, अमन। ये क्लियर कट उतना ही है ना सर, जितना मतलब 1 मोल में 6.022 into 10 की पावर 23 आइटम होते हैं, बाकी सब इतना ही है ना सर? हाँ भैया ऋषिका को, ठीक है
ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम सारे बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को आता सर है। मुझे कुछ कुछ चीजें नहीं आती है, जैसे शायद भूल गई हूँ मैं, पर हाँ पता है मेरे को इतना थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, तो बाकी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको थोड़ा मैं स्पीड अप से वो लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो मैं अब वो लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखना भाई, ठीक है। एक ही स्टेप में आपको सारी चीजें एक साथ सामने लिखवा रहा हूँ, उससे बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये याद रख लेना, 1 मोल जो होता है, ठीक है, इस स्लाइड को बहुत अच्छे से याद रखना, इक्वल होता है मोलर मास इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम, और इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 पावर माइनस 3। इतनी थिंग्स होती हैं ये। थिंग्स मतलब अगर कोई एटम की बात कर रहा है तो एटम्स होंगे, और कोई अगर चेयर की बात कर रहा है इतने चेयर, पेन की बात कर रहा है इतने पेन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात कर रहा है तो इतने प्रोटॉन। और इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ए जो होता है सबस्क्रिप्ट होता है, सब मतलब नीचे लिखा होता है ना, पैरों में, और एन जो है मतलब नंबर, ए मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। संख्या है, जैसे एक क्या बोलते हैं उसे, दर्जन में 12 चीजें, वैसे ही 1 मोल में इतनी चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं 1 मोल के अंदर इतनी चीजें हैं, तो मैं आपको बोलूं कि 1 मोल मेरे पास, या मान लो 1 दर्जन मेरे पास संतरे हैं, 1 दर्जन, और फिर मैं बोलूं 1 दर्जन मेरे पास वाटरमेलन है, बताओ मास किसका ज्यादा होगा? वाटरमेलन इक्वल होगा 12 नहीं, इक्वल नहीं होगा बेटा, आप फिजिक्स ले रहे हो। वाटरमेलन तो क्वांटिटी दोनों की सेम है, पर वेट वाटरमेलन का ज्यादा होगा। क्योंकि वाटरमेलन बड़ा होता है। तो देखो 1 मोल मैंने प्रोटॉन लिए, 1 मोल मैंने इलेक्ट्रॉन लिए, तो मास किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का। तो यानी हर बार देखो चीजें तो उतनी ही रहेंगी मोल में, लेकिन मोलर मास हमेशा अलग आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस यानी सर। आपको 2 चीजें हमेशा याद रहती हैं मोल कॉन्सेप्ट में। 1 मोल में इतनी चीजें होती हैं, बात खत्म। लेकिन सभी चीजों का मास अलग अलग है, तो 1 मोल अगर आप कोई अलग चीज ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, प्रोटॉन ले रहे हो, पेन ले रहे हो, चेयर ले रहे हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी ले रहे हो, तो उनका मास सबका अलग अलग होता है। चेयर का मास, पेन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूक्लियस का, एटम का, अलग अलग एटम्स का मास भी अलग अलग होता है। तो सब चीजें अलग हो गई, फर्स्ट थिंग। अब लास्ट थिंग जो है वो ये है, और अगर मान लो मेरे पास गैस हो, तो यहाँ पर वैसे मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गैस ने, चौथा वर्ड। अगर गैस हो तो गैस को मुझे वेट मेजर करना है, उसका मोलर मास कैसे मेजर करूं उसका वेट? तो वेट के लिए गैस हो सकता है हवा से हल्की हो वो ऊपर उड़ जाएगी, हवा से भारी हो वो नीचे बैठ जाएगी, दोनों तरफ से मेरे को तकलीफ देगी हवा। तो हवा को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वैक्यूम क्रिएट करूं। एक डब्बे में लोहे का डब्बा लिया मोटे वाला, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने तराजू रखा, उस तराजू के अंदर मैंने वेट रखा, और दूसरी तरफ गैस रखी किसी बैलून में भर के। पहले बैलून को चेक कर लिया, फिर बैलून की गैस को भर लिया, क्योंकि वो वैक्यूम है। अब हमारी एयर जो कोई असर नहीं डाल सकती, अब उसका परफेक्ट मास आएगा। तो ये मुश्किल हो गया ना मास कैलकुलेट। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पर लीटर में एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को स्टेबलाइज कर दिया, तो 22.4 लीटर एट एसटीपी। कोई भी गैस, एनी गैस, ठीक है, एनी गैस, ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे, चलो, एट एसटीपी। अब ये देखो टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर है 273.16 केल्विन, ठीक है, या फिर आप इसे 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, एक ही बात है। प्रेशर क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो यही यूज करना। इसे 273 अकेला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ कर लो। कई लोग इसको 273.15 में भी राउंड ऑफ करके यूज करते हैं, क्योंकि 15 की मल्टीप्लाई डिवाइड आसान होती है एज कम्पेयर टू 16 के। क्लियर है सबको? यस सर। लेकिन एग्जैक्ट डाटा यही है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एग्जैक्ट डाटा 273.16 ही है, ठीक है। अब प्रेशर देखो बेटा, प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर कितना होता है? 1 atm, नॉट बार, गलत, 1 atm होता है। और अब मैं और में लिख रहा हूं, और क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक और डाटा इसी से आया, 22.7 लीटर, 7 लीटर एट एसटीपी। ये भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये दो स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं, उसका रीजन बताऊंगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन प्रेशर बदल जाता है, ठीक है, 16 केल्विन, ठीक है, या फिर 0 डिग्री। प्रेशर में अब बार लग जाएगा। प्रेशर जो है वो बार में है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड प्रेशर तो बार ही होता है भाई,
प्रेशर जो है वो बार है। अब देखो स्टैंडर्ड प्रेशर तो बार ही होता है, ये याद रख लेना। तो फिर ऊपर वाला स्टैंडर्ड प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेयर इज नॉट ए स्टैंडर्ड प्रेशर, व्हाई इट इज कॉल्ड देन स्टैंडर्ड। फिर इसको स्टैंडर्ड एसटीपी क्यों लिख रहा हूं मैं, ये तो गलत हो गया। धरती के लिए यूज होगा ना, धरती पे रिएक्शंस करा रहे हैं हम लोग, तो हाँ वही 1 बेटा, atm से परफेक्ट आ बिल्कुल। जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है भाई, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस जो हैं वो स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर पर होती हैं, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही कैलकुलेशन करते टाइम यूज किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेशन करते टाइम यूज होता है, ये ध्यान रख लेना। अब बात आती है, चलो ठीक है उसको यूज करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरी बात आती है, भाई यूज तो हमने एटमॉस्फेयर किया, बट जब कैलकुलेशन की बात आती है, जब रियल स्टैंडर्ड की, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड की बात आती है, तो फिर बार में प्रेशर को लिया जाता है। हमारे कंप्यूटर वगैरह जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो बार में उठाते हैं, तो इसलिए एक्चुअल में तो बार है, बट जब कैलकुलेशन की जाती है तो हम एटमॉस्फेयर में ही सारी कैलकुलेशन करते हैं, उसे बार बार बदलते नहीं है, इसलिए दो स्टैंडर्ड बना दिए गए। अब याद रखना, ये आईआईटी चेंज करेगी तो वो एक अलग बात है, जब आपका आईआईटी का एग्जाम होता है जेई का, तो वो चेंज करते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज तक की केसेस में ये लिया गया कि जब भी आपको बोले एसटीपी और बताए ना कि प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर होता है, बार नहीं होता, जबकि होना बार चाहिए, होना बार चाहिए बट होता है एटमॉस्फेयर। मतलब नहीं बताएगा तो नॉर्मल वाला, जनरल वाला आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, बता देगा तो फिर आप जो बताएगा वही लेंगे, फिर तो कहानी खत्म। तो इसलिए एटमॉस्फेयर वाला, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है थोड़ा सा। तो अब ये यूनिट कन्वर्जन देख लेना भाई सारे, कि एटमॉस्फेयर और बार के अंदर क्या डिफरेंस होता है। 1 atm जो है, ठीक है, वो होता है 1.01325 बार के बराबर, ठीक है। और 1 सर 1.13 into पास्कल भी तो होता है 2.5 पास्कल। हाँ बेटा बताता हूँ, ठीक है। और ये 1 atm जो है वो 760 mm होता है मरकरी का, मरकरी का कॉलम का, है ना, ऑफ Hg। और एक याद रखना, mm की जगह पर मैं यहाँ पर 760 टोर भी लिख सकता हूँ, TORR, एक ही बात, एक ही चीज होती है ये। और अब एक और चीज देखना, 1 बार जो है वो होता है 750 mm या टोर कह लो, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन याद रखना है आपको, ये भी टोर होता है, टोर या बार एक ही चीज है, ठीक है। अब इसके अलावा 1 बार जो होता है उसके पास्कल होते हैं 10⁵, मतलब 1,00,000 पास्कल। और ये पास्कल जो है ना, ये एब्सोल्यूट वाला हमारा प्रेशर है। एक्चुअल में सही वाला प्रेशर तो स्टैंडर्ड होना चाहिए पास्कल। फिर पास्कल क्यों नहीं लिया, क्योंकि पास्कल बहुत छोटा था, तो साइंटिस्टों ने एक और स्टैंडर्ड बना दिया, उसको नाम दे दिया बार। अब क्योंकि कैलकुलेशन एटमॉस्फेयर में होती थी, उसको भी स्टैंडर्ड बना दिया। समझ गए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, क्लियर है। तो सीधी बात, कुछ ना दिया हो तो एटमॉस्फेयर दिया है, मतलब वो प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही आपको निकालना है। अगर कुछ दे रखा तो उसी को मान लो, बात खत्म है। क्लियर है भाई? यस सर। ये चीज जब आपको समझ में आ गई होगी, अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल निकाल के देखेंगे। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, उन सब का तो आपको आता होगा भाई, यस सर आता है ना, वो उन सब के फॉर्मूले आते हैं। तो आपका ना एक एनसीईआरटी के अंदर एक न्यूमेरिकल है, उसके अंदर छोड़ो एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल को छोड़ते हैं, हम अपनी तरफ से एक न्यूमेरिकल सर उसमें एम्पेरिकल वाले बता देना एक बार। एम्पेरिकल फॉर्मूले वाले फॉर्मूला क्वेश्चन है ना, वो आईआईटी में मेंस में आते नहीं है, ठीक है सर। नहीं मतलब मेरे को जानने थे बस, मतलब एक कैसे होंगे जानने हैं, कभी मैं फिर आपको बता दूंगा बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसका एक टेबल सा है, वो टेबल बना के आपको भेज दूंगा, वहां से आपको डायरेक्ट समझ, डायरेक्ट समझ। मतलब मैं शायद भूल रहा हूँ ना, शायद लैग कर रहा हूँ, याद नहीं है वही वाला एग्जांपल, इसलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा उसको, मैं भेज दूंगा, आपके पास भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब आगे देखिए, तो अब हम एक नॉर्मल कोई फॉर्मूला लेते हैं भाई। सपोज मैंने ले लिया KMnO4 और ये मैंने लिया है 10 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे इसमें मोल जानने हैं कि ये कितना मोल है, मोल आपको निकालने हैं। बताओ भाई कैसे निकलेगा मोल? मोलर मास से मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे सर, गिवन मास बाय मोलर मास ना। तो KMnO4 का मोलर मास कैसे आएगा, मुझे ये बता दो। KMnO4 के अंदर K का मोलर मास कितना है, पोटेशियम का 39 है पूरा, पोटेशियम का 39 है, ठीक है। और क्या नाम है उसका, Mn का, मैग्नीज का, मैग्नीज हाँ मैग्नीज का कितना, 55
What is the name? सर 158 55 है, मैग्नीज का 55 है बेटा, ठीक है। के का है 39, मैग्नीज का 55, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, लेकिन 64 4 होता है। तो 64 16 मल्टीप्लाई 64 हो गए सर। 4, ठीक है। टोटल देखो कितना आ जाएगा, 39 प्लस 54 कितना होता है भाई? 40 और 50 हो गए 90, 93 सर 157 आ रहा है पूरा। 157 157, तो ये आ गया आपका 157 क्या बोलते हैं इसे, ग्राम पर ये मोल। 64 मोल। आएगा, 54। कितना आया? 6 10 15, ठीक तो है बेटा? 4 और 3 7 15, सही है, हाँ सर ठीक है। ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में इतने ग्राम होते हैं, 10 ग्राम में कितने मोल होंगे, बस यही तो निकालना है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो हम इसे सीधा निकाल सकते हैं। गिवन मास है 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास है 157, ये आपका आ गया मोल्स, इतने मोल आ गए। क्लियर है? यस सर। अब ये तो KMnO4 के मोल है। अब मैं ये आपको कहूं कि इसके अंदर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहा हूं, कितने होंगे KMnO4 में? 10 ग्राम KMnO4 में ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, कैसे निकलेगा? सर एक सर जितने मोल है उसे 4 निकालेंगे, से उसको मल्टीप्लाई 4 कर से देते मल्टीप्लाई हैं। 4 से मल्टीप्लाई। फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से नहीं, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से, हाँ ठीक है। तो देखो सीधा इसको सिंपल करके बताते हैं। जो पीछे लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं इस लाइन से बहुत आसानी से, कि एक मोल के अंदर इतनी चीजें होती हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। हमारे पास जितने मोल हैं उस हिसाब से वो चीजें आ जाएंगी। तो देखो हमारे पास एक मोल में हमें पता है 6.022 होते हैं, और हमारे पास है कितने? इतने मोल हैं। तो इतने मोल में कितनी चीजें होंगी डायरेक्ट पता लग जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिखा सकता हूँ कि KMnO4 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, जितना मोल दिया है मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23, ये इतने तो मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल हो गए KMnO4 के, और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है KMnO4 के, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर तो ये 4 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। हाँ भाई, ये चीज सबको समझ में आई क्या? आ गई सर। यस सर। ठीक है, क्लास में सबको, किसी को ऐसे को डाउट है? किसी को? मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैं इसको यूं समझ लो, डायरेक्ट कल बता और रहा हूँ। आज के नोट्स भेज दोगे? हाँ बेटा, कल के नोट्स तो मैंने अपडेट कर रखे हैं। आप बिटली लिंक नहीं है आपके पास मेरा? सर कल वाले सर, नोट्स एक बार आए repeat हैं। कीजिए। सर मंडे का लेक्चर देखना है, वो भेज दो, वो अपडेट ही नहीं मंडे हुआ। वाला सर लेक्चर और आप कल वाला अपना लेक्चर है वो बिटली सेम है। लिंक भेज देना, हमारे पास नहीं है। बिटली लिंक बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। बिट सर कल वाले नोट्स मिले नहीं आपकी शीट पर, देखे थे आज। बेटा वो कल वाले नोट्स मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि कल और परसों वाले नोट्स जो वो सिमिलर हैं, बल्कि कल वाले थोड़ा सा मैंने 2-3 चीजें ज्यादा करवा रखी, तो मैंने एक ही बार वो नोट्स भेजे, समझ गए? एक ही बार। सर एक बार रिपीट कर दो। जो आपके पास आया है बिटली लिंक पर, जो भी आपके पास नोट्स आए हैं, एल्डिहाइड कीटोन वाला, आपको 12th क्लास के अंदर एल्डिहाइड कीटोन वाला लेसन मिलेगा। उस लेसन के अंदर आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो जो भी नोट्स हैं कल और परसों वाले सिमिलर नोट्स थे। क्लियर है? तो वैसे कर दिया। अमर ने भी ये बिटली लिंक भेजा भाई, http पे डायरेक्ट इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए, या फिर bit.ly से सारे डिजिट छोटे हैं, सारे लेटर छोटे हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको नंबर ऑफ एटम्स का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको मोलैरिटी दी और मोलैलिटी निकालनी हो तो डेंसिटी का यूज करते होते हैं, ठीक है। ऐसे वाले न्यूमेरिकल आपको घर से करने हैं 3 न्यूमेरिकल। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उसको रिवर्स करके भी करके देखना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सोल्व एग्जाम्पलर न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल आप जरूर कीजिएगा। कर लो सर आप ऐड कर देना, मतलब वो वाला न्यूमेरिकल, वो वाला न्यूमेरिकल इसमें स्लाइड में ऐड कर दूं, ठीक है। मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा वो न्यूमेरिकल, उसको रिवर्स करके भी करना, दोनों तरफ से करके देखना, ताकि आपको दोनों तरफ से वो न्यूमेरिकल करने आ जाएं। वो वाला न्यूमेरिकल करने के बाद फिर एक न्यूमेरिकल और बचेगा, जिसको लिमिटिंग रिएजेंट वाला न्यूमेरिकल कहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। बट ये दोनों चीजें याद कर लेना, और कम से कम 3 न्यूमेरिकल कीजिएगा जिसमें डेंसिटी और वो यूज होते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट 50%, इतना करने से मोल कॉन्सेप्ट 50% आ जाएगा, आप सोच लेना, ठीक है। बाकी की प्रैक्टिस है, जल्दी जल्दी आंसर निकालने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप के सम्स करने पड़ेंगे, बट आपको वो आ जाएंगे सारे आसानी से। ऐसा नहीं होगा कि कोई नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, कोई नया सिस्टम होगा, सिस्टम ये यूज होगा, वो 4 वर्ड्स यूज होने वाले हैं, एक में कितने होते हैं, इतने में कितने, यूनिट लगा के भी कर सकते हैं। सर मंडे वाला कब तक अपडेट होगा? सॉरी बेटा, मंडे वाला कब तक अपडेट हो जाएगा लेक्चर? मंडे वाला लेक्चर अपडेटेड है बेटा उसमें, लेकिन मैं मंडे वाले की जगह पर ट्यूसडे वाला लेक्चर आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। वजह बता देता हूँ, मंडे वाले लेक्चर में हमने थोड़ा कम किया था, ट्यूसडे वाले में कुछ स्लाइडें ज्यादा आ गई,
तो मैं वो अभी अभी अपडेट कर दूंगा, ठीक है, मतलब रात मतलब को वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ वीडियो भी, और नोट्स तो आ ही चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड में ऐड कर दूं, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ऐड सर करवाना एनसीईआरटी भी करनी है कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल? देखो मैंने बोला हम ये जो चीज कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम हर रोज 3 न्यूमेरिकल या आप लोग अपनी नोटबुक पे पेन से करो करके देखोगे मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल, कौन से 3? सबसे पहले एनसीईआरटी शुरू करो, उसके बाद या फिर अगर आपको एनसीईआरटी आती है तो मेंस लेवल के न्यूमेरिकल, बस बात खत्म है। सबसे पहले मेंस लेवल के, और मेरे बिटली लिंक के अंदर जो रिड्यूस हुआ उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं बेटा, वो हम छोड़ देंगे, बाकी की चीजें करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो हमारे को फायदा होने वाला है उससे। सिलेबस बचा है उसमें से तो सर डीप क्वेश्चंस आ सकते हैं ना और ज्यादा। बिल्कुल आ सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेंस का लेवल वही रहेगा, आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कीजिए क्वेश्चंस का, थोड़ा सा लेवल टफ नहीं होने वाला है, बल्कि ये हो सकता है कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से हल्के से कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग चलो ऑफ करते हैं फिर बात करते हैं ना। हल्की से हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो, तो वो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ज्यादा टेंशन मतलब